पाकिस्तान की अहम कारोबारी शख्सियत कैसर अहमद शेख साहब 4 बार रुकने कौमी असम्बली मुंतखब भी हुए, ख़जाना जैसी अहम स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन भी रहे और कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के सदर रहे और अब पहली बार वफाकी वज़ीर बने हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब ने उन्हें बहरी अमूर की जिम्मेदारी सौंपी है, तो ज़ाहिर है एक मिनिस्ट्री का मिलना और उस मिनिस्ट्री से मुताल्लिक को क्या राय रखते हैं, क्या करना चाहते हैं, क्या उनकी सोच है, और ऐसे में चैलेंजेस भी ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा हैं, तो कैसे उन चैलेंजेस के साथ वो कोप अप करेंगे। तो बात करते हैं वफाकी वज़ीर बराए बहरी अमूर कैसर अहमद शेख साहब हमारे साथ मौजूद। कैसा, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। रमज़ान कैसा गुजरा आपका? रमज़ान जी आज 7वां रोज़ा है, बड़ा अच्छा गुजर रहा है, मौसम अच्छा है माशाअल्लाह। और मैं ज़्यादातर पिछले 4 दिन अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी चनियोट में रहा हूँ। अच्छा, तो पता ही नहीं लगता, लोग मिलने आते रहते हैं और काफ़ी अभी तो ज़रा वो मुबारकबादों का सिलसिला चल रहा होगा ना, चनियोट में सिलसिला चल रहा है, तो बंदा खुश भी होता है जब मुबारक कोई देता है। बिल्कुल ऐसे ही है। फिर रोज़ों का तो पता नहीं चल रहा और मुलाकात भी हो रही है। सही, कारोबार से मैं हटा हुआ हूँ, अपने बिजनेस छोड़ दिए? छोड़ तो नहीं दिया, लेकिन इन दिनों कि वैसे ये होता है कि जब आपके पास एक ऐसा ओहदा आए, ज़रा हुकूमती ओहदा है या आईनी ओहदा भी, अगर मैं बात करूँ इस पे हुकूमती सतह पर और फिर वफाकी वज़ीर कैबिनेट का हिस्सा, तो आप बाकी काम ना करें, ये ज़रूरी होता है कि ना करें, या इंसान खुद ही नहीं करता कि टाइम नहीं है? नहीं, ज़रूरी तो नहीं है, बंदा अपना काम कोई करना चाहे कर सकता है, लेकिन वही जैसे आपने कहा ना कि इतना बड़ी मिनिस्ट्री है और इतने ज़्यादा काम है और बड़े अहम काम है, तो वक्त बिल्कुल नहीं मिलता। और देखते हैं आगे क्या होता है। कोशिश तो मैं करूँगा कुछ ना कुछ मैं अपने बिजनेस के लिए कुछ एडवाइस तो कम अज़ कम करता रहूँ और लेवल तक अपने बच्चों को। लेकिन ये तो सही आप कह रहे हैं कि वक्त नहीं मिलता, क्योंकि वक्त नहीं मिलता और बड़ा मेहनत तलब काम होता है मिनिस्ट्री का भी। तो क्या चैलेंजेस अभी आपको नज़र आ रहे हैं सबसे ज़्यादा, जिन पे काम करना भी ज़रूरी है वज़ारत मिलने के बाद? चैलेंजेस हमारी असल बात तो है कि मईशत रुकी पड़ी है। यानी इस वक्त जो तरक्की हो रही है ना, वो दुनिया में अमेरिका में नहीं हो रही या यूरोप में नहीं हो रही, उनका ग्रोथ रेट बहुत कम है। हमारा रीजन जो है ना, इस इलाके में तरक्की हो रही है। मुझे ये हम लोगों को एहसास हो रहा है कि इस इलाके में तो हो रही है, लेकिन इस इलाके के बाकी मुल्क तरक्की कर रहे हैं और पाकिस्तान नहीं कर रहा। तो ये बहुत बड़ा चैलेंज है कि हम मुल्क को कैसे तरक्की दिलवाएं, हम क्यों नहीं कर रहे, किस तरह। इसमें मुख्तलिफ हमारे फैक्टर्स रहे हैं। एक तो आप देखते रहे कि हमारे बॉर्डर्स पे भी जंगें चलती रहीं बहुत काफ़ी, फिर हमारे जो आपस की रंजिशें हैं ना, पार्टियों में चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी का और चार्टर ऑफ इकानमी का ना होना, एक दूसरे से जब आप इख्तलाफ करेंगे किसी जगह भी, एक देहात में कोई आपस में लोग लड़ पड़ेंगे तो सारा दिन वो उसी लड़ाई झगड़े के सोचते रहेंगे ना। इसी तरह मुल्कों का भी होता है। भाई सियासत तो है, अपनी अपनी हम करें, लेकिन रियासत का पहले ख्याल करें ना, अपने मुल्क का ख्याल करें, मुल्क को आगे बढ़ाइए, तो सबका कामन है ना। लेकिन वो हमने नहीं किया। तो आपने जो कहा ना, मैं अक्सर ये कहता हूँ कि पाकिस्तान 1947 में बना। जो इलाके जिसमें तालीम ज़्यादा थी या जिन इलाकों में इंडस्ट्री ज़्यादा थी, वो इंडिया के हिस्से में आए, हमारे पास नहीं थे। लेकिन उसके बावजूद 1990 तक पाकिस्तान आगे बढ़ रहा था। तमाम दुनिया के मुल्क हमारी तरफ देख रहे थे कि पाकिस्तान इतना ग्रो कर रहा है। उनको हम कहते थे, IMF कहता था इंडिया के हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ है, और हमारा 6-7% तरक्की हो रही थी 1990 तक। उसके बाद हमने ये अपने ज़्यादा झगड़े शुरू कर दिए एक दूसरे के साथ, और हमारे बॉर्डर्स पे भी जंगें होती रही। ठीक है, तो उससे और हम खर्च भी बहुत करते रहे, हम खर्च भी करते रहे और आमदन बढ़ाते नहीं रहे, आमदन बढ़ाते नहीं, दोनों चीज़ें हुई। बिल्कुल हर लेवल पर हुई। उस पर काफ़ी कुछ मेहनत की ज़रूरत है, जो आपके चैलेंज है। इस बार तो आप देखिए ना कि मेजॉरिटी में जो जीते वो तो PTI के सपोर्टर ज़्यादा उन्होंने सीटें ली, और हम तो ये चाह रहे थे बेशक वो हुकूमत में आए, और पीपल पार्टी ने उनको ऑफ़र भी की कि उनके साथ वो मिल के हुकूमत बनाते हैं, लेकिन उन्होंने हुकूमत नहीं बनाई, वो खुद हुकूमत से बाहर रहे। तो जब हमारे पास और पीपल पार्टी ने हमारे साथ इश्तराक किया, लेकिन हमें भी उन्होंने कहा कि मिनिस्ट्रीज़ में नहीं आएंगे, तो सारे का सारा बोझ चैलेंज पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ ने एक्सेप्ट किया है। तो ये हमारे ऊपर चैलेंज है। हम चाह रहे हैं कि किस तरह जल्द से जल्द हम अपने मुल्क को तरक्की की राह पे और तेज़ रफ्तारी से लेके जाएं। और ऐसे में रमज़ान ये पहला इम्तिहान लगता है आपको हुकूमत का? जी, रमज़ान में टाइम कम होता है तो काम करने का मौका नहीं। रमज़ान में अवाम को रिलीफ देना, रमज़ान में महंगाई को काबू करना, रमज़ान में फलों सब्जियों के नर्ख मुकर्रर जिस तरह होते हैं वो मिलें भी लोगों को,
इसको इंश्योर करना, ये एक बड़ा चैलेंज लगता है आपको हुकूमत का? जी, ये बड़ा चैलेंज इसलिए है ना, जैसे आपने पहले कहा कि ख़र्चा बढ़े, तो जो भी चीज़ रिलीफ देंगे हुकूमत को रेवेन्यू में से देनी पड़ेगी ना। ऑलरेडी हमारे पास हमारा बजट जो है वो डेफिसिट है, काफ़ी खसारा हो रहा है। तो खसारा, लेकिन क्योंकि असल लोग तो आवाम असल है ना, हमें हर सूरत में उनका ख्याल करना है। ये हम ख्याल कर रहे हैं जी, जितना मुमकिन है ख्याल कर रहे हैं। आपने देखा कि 30 लाख घरों में हम राशन पहुंचवा रही है हमारी हुकूमत, पंजाब हुकूमत जो है वो। इसी तरह हम कोशिश यही कर रहे हैं कि क्या हम बेहतरी के लिए, क्योंकि अभी तो 1 हफ़्ता हुआ ये फेडरल गवर्नमेंट को बने हुए ना, तो अब हम जायज़ा ले रहे हैं। लेकिन देखिए ना, हुकूमत ये हो, इससे पहले पीडीएम हुकूमत हो, उससे पहले पीटीआई की हुकूमत हो, आप उसे एहसास प्रोग्राम कहें, आप उसे बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम कहें, आप उसे राशन प्रोग्राम कहें, तस्वीर किसी की लगा दें, प्रिंट कुछ कर दें, राशन पहुंचा दें, स्टोर्स के थ्रू रिलीफ दें, हालात वहीं के वहीं है सर। इसका मतलब ये भी तो है ना कि शायद हम सही काम नहीं कर रहे, हमारी डायरेक्शन शायद सही नहीं है। आपका बिल्कुल आप दुरुस्त कह रहे हैं, सही तरह अमल नहीं हो रहा ना। वो फंड जो भी खर्च हो रहे हैं वो भी आम आदमी तक प्रॉपर पहुंच नहीं रहे। तो बिल्कुल सही आपने कहा। हम जो भी ये कर लें, अभी तक आवाम तो खुश नहीं है ना, उनको तो रिलीफ नहीं मिला, उनको तो दुख ही हैं, उनको तकालीफ हैं। तो वो ही हमें जब तक हम दूर नहीं कर सकेंगे, वो हमें वोट देते हैं, हम अपने वहाँ पे वादे करके आते हैं, तो उनके साथ हमने कमिटमेंट्स ऑनर करनी है। अच्छा, तो पहले जी कैसा पहले नहीं हुआ, अब कैसे होगा? देखिए ये बात तो नहीं, मैं स्ट्रैटेजी और मैं उस पर्सपेक्टिव से बात कर रही हूं। यही है कि अगर हमारी नीयत साफ़ होगी, डायरेक्शन ठीक होगी और हम मेहनत से काम करेंगे, तो मैंने तो आपको पहले बता दिया ना, पहले हुआ 1990 तक हम दुनिया को दिखा रहे थे, हो चुका है। और फिर दुनिया हमें तो, देखना शुरू। हाँ, दुनिया आजकल हमें कह रही है कि आप डिलीवर नहीं कर पा रहे पिछले 30-33 साल। यानी ये आप समझिए ना कि इंडिया 1990 में हमसे 4 गुना था, हालांकि उनकी आबादी 6 गुना है। तो हमारा पर कैपिटा 50% ज़्यादा था 1990 तक, हमारी करेंसी मजबूत थी उनसे। 90 के बाद आज इंडिया 12-13 गुना हो गया हमसे जो 4 गुना था, उन्होंने इतनी तरक्की कर ली। बांग्लादेश हमसे ही अलग हुआ। आपने इंडिया की बात की, वहाँ अंबानी है, हमारे पास तो ऐसा कुछ भी नहीं है। जी, हमने आप ये बहुत अच्छी बात की, मैं खुश हुआ हूँ आपके सवाल पे। वजह क्या है कि जब तक हम कंडूसिव माहौल ही नहीं बने, हम तो कोई यहाँ हो भी जाता है ना, अंबानी तो बहुत पैसे वाला रिच, हमारे यहाँ कोई उसका 10वां हिस्सा हो जाएगा ना, हम उस पर इल्ज़ाम लगा देंगे। सवाल करने का मकसद भी था जो आपने सर 90 की बात की, मैं ज़रा और पीछे जाता हूँ, मैं 70 की दिहाई में जाता हूँ। मैं इस पर ये आपसे कमेंट ज़रूर लूँगा। ज़रा आपने बड़ा इसको करीब से देखा, जो भी हालात पाकिस्तान के रहे, प्राइवेटाइजेशन और नेशनलाइजेशन, हम ये 2 नारे ना वक्तन फ़क्तन देखते आए हैं। जब नेशनलाइजेशन की बात भुट्टो ने की, आपकी नज़र में, आपकी फ़िलॉसफी में वो नारा लगाना, उस पर काम करना, क्या उसने पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया कि फ़ायदा दिया? देखिए, वो पाकिस्तान को फ़ायदा नहीं पहुंचा उसका। जो नेशनलाइजेशन हुई ना, या तो देखिए ना उसके ग्रोथ, मैं तो आपको पहले कह रहा हूँ, उस वक्त हमारे पास ग्रोथ थी। जो इदारे हुए या तो उन्होंने तरक्की की होती। आपने कहा था ना अभी अंबानी ने बहुत पैसा बनाया, लेकिन वो उनका मीडिया या उनके सारे लोग उसको चोर डाकू नहीं। ये मैंने सवाल किया भी इसी पर्सपेक्टिव में था, चूँकि ये कहा जाता है कि आर्टिकल मैंने पढ़ा, उसमें कहा था कि अगर 70 की दिहाई में ये नेशनलाइजेशन की बात ना होती तो आज पाकिस्तान में भी बहुत से अंबानी होते, लेकिन फिर पैसा बाहर चला गया, बिजनेस बाहर लगना शुरू हो गया, लोगों का ट्रस्ट खत्म हो गया और उसके बाद पाकिस्तान का ये हाल हो गया। 100% सही बात है। लेकिन या तो हम उन नेशनलाइज इदारों पे, आज जो SOE उसको बोलते हैं, स्टेट ओन्ड इंटरप्राइजेस, उसमें हज़ारों अरबों रुपए का नुकसान हो रहा है। सिर्फ एक बिजली के मद में हमारा जो है वो 1000 अरब का लॉस हो रहा है उसमें। तो हमारे डेफिसिट हैं। PIA आप देख लीजिए, स्टील मिल देख लीजिए, किसी इदारे ने कमा के, तो देखिए आप पैसा लगाते हैं कहीं प्राइवेट में, आपका कोई बच्चा, मेरा बच्चा आए कोई, मैं उसको कहीं इन्वेस्टमेंट करके दूं, तो मैं उससे हिसाब मांगूंगा ना कि आपने क्या रिजल्ट दिया। सही बात है। तो वो पैसा भी लगा हुआ है, मुल्क का इस वक्त 5-6 हज़ार अरब रुपया लगा हुआ है, और वो हर साल 1000 अरब नुकसान करके आपको दे दें। इसका हल तो क्या है? अगर सिर्फ हम ये समझ जाएं कि अच्छा ये इशू है, लेकिन उसका हल भी तो हमें पेश करना है। प्राइवेटाइजेशन अगर एक हल है तो मुंतखब हुकूमत है वो करती क्यों नहीं है, उसका बार उठाती क्यों नहीं है? यार मैं पहले तो खुश हो रहा हूँ कि आप यंग हैं और आपको इकानमी का यानी कि इतना पता भी है, कर रहे हैं सर, आपके पता भी है, और आप इतने अच्छे सवाल भी कर रहे हैं। देखिए उठाती से हमारे यहाँ अपने अंदर मैंने पहले जिक्र किया, हमारा इख्तलाफ हो गया। अब एक मसलन किसी पार्टी का
मैनिफेस्टो कुछ है, किसी पार्टी का कुछ है, या तो किसी को मेजॉरिटी मिल जाती। अब इस इलेक्शन में भी कोई सिंगल मेजॉरिटी की पार्टी ये बात आपकी अहम जरूर है, चाहे भी तो पूरा इख्तियार उसको नहीं है करने का। तो इसीलिए देखिए ना, मेजॉरिटी पार्टी ने पीटीआई सबसे ज़्यादा सीटें उनके सपोर्टर्स ने ली हैं, वो हुकूमत लेने को तैयार नहीं है। ये वक्त आ गया है, लेने को तैयार इतना इख्तिलाफ नहीं तैयार है। उनको कहा गया, पीपल पार्टी ने कहा कि हम आपको सपोर्ट करते हैं, आप हुकूमत में आ जाएं, लेकिन उन्होंने चैलेंज कबूल नहीं किया ना। तो फिर आपने चैलेंज कबूल किया, अब लेट्स सी चैलेंज कबूल किया है, मुश्किल चैलेंज है, अब लेट्स सी पीएमएलएन की गवर्नमेंट इसे किस तरह से आगे लेकर चलती है। सर बहुत शुक्रिया